Hello YouTube. So today the date is 27th of November and we are here in week 2 of our UPSC prelims preparation. And I'm really sorry for yesterday's video. कल थोड़ा जल्दी जल्दी में I forgot to add my microphone in the video and उसमें थोड़ा background noises आ गया था and I'm very sorry about that. ओके तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट का बात करेंगे। आज जो टेस्ट हुआ उसमें एक बहुत ही फनी बात हुआ आज। आई विल टेल यू दैट। बिफोर दैट ये जो इनकरेक्ट क्वेश्चन एक है ये एक्चुअली वेबसाइट में क्वेश्चन और ऑप्शंस का मिसमैच की वजह से हुआ है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन आई हैव स्कोर 50/50 क्योंकि ये काफ़ी बेसिक टॉपिक्स है एंड अगर आप लोग मेरा एक्टिव रिकॉल फॉलो कर रहे हो रेगुलरली तो यू मस्ट बी noticing that I am recalling almost all the topics and subtopics तो बहुत कम chances होते हैं गलत होने के and especially this is only for economy only and economy जैसे एक बार खत्म हो जाएगा my accuracy will definitely dip down because for two reasons because एक तो economy conceptual subject है तो इस पे ज़्यादा fact याद नहीं रखने होते हैं and moreover economy is one of my most favorite subjects and it is also my strength तो ऐसा नहीं है कि मुझे सारे सब्जेक्ट का ऐसा नॉलेज है तो दैट इज इट ओके तो मैं जो बोल रहा था आज एक बहुत फनी चीज़ हुई कि जब मैं इसको सबमिट किया ना तो उससे कुछ देर बाद रैंक आता है ठीक है तो मैं जब रैंक चेक करने गया तो माई रैंक वाज अराउंड 8 ठीक है 8 रैंक था और उसके नीचे जो भी लोग थे सबका 47.33 आया था ठीक है पर उसके ऊपर जो जो लोग थे ना सबके 50/50 आए हुए हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल ठीक है कोई चांस ही नहीं है ठीक है और ये तभी पॉसिबल है जब आप बस आंसर की देख के सिर्फ आंसर कर देते हो तो उससे होता क्या कि सिस्टम में तो वही आंसर दिया हुआ है वो चाहे गलत हो चाहे सही हो उसको तो वो नहीं समझ में आ रहा अगर आप करेक्ट ऑप्शन जस्ट उसमें पुट करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं तो वही मुझे बहुत हंसी आई कि इस टेस्ट में भी अगर आप चीट कर रहे हो तो दिस डजंट मेक एनी सेंस एनीवे हम लोग अपने पे फोकस करेंगे तो कल हमने ये कर लिया था आज का टेस्ट अच्छा हुआ है और मनी का आज हम लोग पूरा का पूरा मनी एज अर्ली एज पॉसिबल इसको कंप्लीट करेंगे ऑल्सो वट आई हैव डन इज आई हैव रिटन अ डिस्क्लेमर कम नोट टू फेलो एस्पिरेंट्स उससे होता क्या है कि ये जो मैं एक्टिव रिकॉल कर रहा हूँ ना अभी तो इसको व्यूज़ मतलब बहुत कम आ रहे हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मतलब ये उतना हाईलाइट ही नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम कुछ होने का चांस ही नहीं है बट इन फ्यूचर मान लो ये थोड़े वायरल हो जाए फॉर सम रीज़न कोई एक वीडियो भी वायरल हो जाए तो उस पे लोग ना कुछ उसका मिसयूज़ करेंगे कि देखो इसका तो खुद ही यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ है इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और हमें पढ़ा रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ डिस्क्लेमर कि मैं यहाँ पे टीच नहीं कर रहा हूँ आई एम नॉट अ टीचर आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू बी अ टीचर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टीच समथिंग what I am doing here is totally for myself and I am just doing it for my मतलब एक peer group क्योंकि मैं अकेले घर पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो peer group नहीं है तो it is only for peer discussion and I am not at all a professional teacher sorry ठीक है तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में अब हर वीडियो के डाल दूंगा जस्ट इनकेस कभी मैं वायरल हो जाऊँ ठीक है इट्स वेरी फनी ठीक है तो अब हम लोग आ जाते हैं हंसी मजाक छोड़ के मनी के एक्टिव रिकॉर्ड पे ठीक है तो सबसे पहले मैंने कल दो चार चीज़ें तो डिस्कस कर लिया था कि वाई मनी डिमांड ऑफ मनी और ये सब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था मैंने फिर भी आज शुरू से शुरू करते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं इसका पेन का साइज थोड़ा कम कर देता हूँ ठीक है तो सबसे पहले वाई मनी वाई के पहले ना बार्टर सिस्टम होता था ठीक है बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम क्या था डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट होता था ठीक है इसका क्या प्रॉब्लम है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा ठीक है तो अब मेरे पास जो है वो तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को चाहिए तो जब तक सामने वाले को वो चीज़ नहीं चाहिए तब तक मुझे भी अपना सामान नहीं मिल रहा है तो इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी तो फिर उसका मतलब रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग इसका एक सोल्यूशन निकाले कि हम गोल्ड का यूज़ करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग गोल्ड पे और एक चीज़ करने लगे कि गोल्ड पे हम जो राजा होता था उस टाइम पे उस पर मोहर लगा देते थे क्योंकि गोल्ड तो हर जगह मिल रहा है ना तो अमेरिका से गोल्ड लाके भी तो कोई यहाँ पे यूज कर लेगा करेंसी की तरह तो उसको रोकने के लिए हम लोग वहाँ पे स्टैंप लगा देते थे ठीक है फिर गोल्ड से भी दिक्कत यह हुआ कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होने लगा तो गोल्ड बहुत लिमिटेड होने लगे गोल्ड के थोड़े बहुत
कंस्ट्रेंट आने लगे, ठीक है, फंजिबिलिटी का कंस्ट्रेंट होने लगा और भी तरह तरह के कंस्ट्रेंट होने लगा जो यूपीएससी कभी नहीं पूछने वाला है। तो उसके बाद हम लोग आ गए गोल्ड से, हम लोग आ गए आपका फुल रिजर्वेशन पे कि मान लो मेरे पास 1 ग्राम गोल्ड है, तो 1 ग्राम गोल्ड के बदले हम लोग 100 पेपर करेंसी बना देंगे और ये चलेगा मार्केट में। फिर 2 ग्राम होगा तो जस्ट इसका डबल कर लेंगे, ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है। फिर जब इकोनॉमी जैसे जैसे और ग्रो होते रहा तो हम लोग फुल रिजर्व से फ्रैक्शनल रिजर्व पे आ गए, ठीक है। फ्रैक्शनल रिजर्व मतलब बस हम लोग टोकन की तरह रखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन रिजर्व के बाद भी हम लोग आ गए, पहले फुल हुआ, फिर फ्रैक्शन हुआ, और अब जो चलता है अब हो गया मिनिमम रिजर्व। जो इंडिया का टोटल अभी मनी चल रहा है, मनी इन सर्कुलेशन है, वो अपना गोल्ड स्टॉक के बहुत दूर 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 तक भी साथ सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको मिनिमम रिजर्व कहते हैं, और ये फिर मिनिमम रिजर्व से थ्रू आ जाता है फिएट मनी का कंसेप्ट, कि अभी जो मनी चलता है वो एक बाई फिएट, फिएट मतलब होता है बाई एक गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू वो चलता है, ठीक है। आज का टेस्ट में एक क्वेश्चन भी था कि अगर मान लो अमेरिका का कोई करेंसी है तो वो इंडिया के लिए फिएट मनी भी नहीं है और लीगल टेंडर भी नहीं है, तो ये करेक्ट है कि नहीं है? तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि फिएट मनी हर कंट्री का दूसरे कंट्री में भी वो फिएट मनी ही होगा। फिएट मनी का मतलब ये नहीं कि मेरा कंट्री का मनी आपके कंट्री में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो लीगल टेंडर होता है, ठीक है। तो अमेरिका का जो करेंसी है, यूएसए का जो करेंसी है, वो इंडिया के लिए लीगल टेंडर नहीं है, बट इंडिया में भी वो फिएट मनी ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फिएट मनी, और अभी हो गया लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मैंने कल ही बोला था कि अगर लीगल टेंडर का क्वेश्चन आता है तो उसका ऑप्शन यही रहेगा कि अगर लोन सेटलमेंट करने के लिए, जो डेट सेटलमेंट करने के लिए जो चीज यूज होता है, और सेम टू सेम वही ऑप्शन था, क्योंकि ये शायद यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है। तो अब इंस्टीट्यूट जब टेस्ट सीरीज बनाती है तो वो ऐसी ऑप्शन देती है जो यूपीएससी का ऑप्शन में था, ठीक है। तो फिएट मनी, लीगल टेंडर, वाई मनी का ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आता है मनी डिमांडेड, ठीक है, और एक आता है स्पेकुलेटिव डिमांड, ठीक है। तो डिमांड ऑफ मनी का 3 पार्ट होता है, ठीक है। मनी हम लोग क्यों डिमांड करेंगे? एक तो ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए करेंगे कि हमें चाल दाल सब्जी वगैरह वगैरह खरीदना है, डेली यूज के लिए हमें चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शनल डिमांड हो गया। तो मेरे पास मान लो 1 लाख रुपीज है, तो उससे मैं 90,000 अपना बैंक में सेव कर लूंगा और 10,000 मैं अपने हाथ में रखूंगा ताकि मैं ट्रांजैक्शनल डिमांड फुलफिल कर पाऊँ, करेक्ट। उसके बाद एक होता है प्रिकॉशनरी डिमांड। उससे क्या होता है कि मान लो कल मुझे सडनली कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत होगी, उस टाइम पे बैंक क्या पता खुला ना हो, क्या पता एटीएम का सर्वर डाउन हो, क्या पता ऑनलाइन इंटरनेट ना हो, तो थोड़ा बहुत कैश हम रखते हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए, प्रिकॉशनरी डिमांड कहते हैं उसे, ठीक है। इसके बाद और एक आता है स्पेकुलेटिव डिमांड। ये मनी का सबसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, मुझे भी थोड़ा बहुत है, आई एम नॉट वेरी दी बेस्ट इसमें, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताने का ट्राई करता हूँ। हमें बस एक सिंपल सिंपल चीज याद रखनी है कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड होती है ना, मनी डिमांडेड जो स्पेकुलेटिव होती है, ये रिवर्स होता है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। बेसिकली अगर आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा बैंक में मान लो इंटरेस्ट रेट 6% है, ठीक है, तो मैं 90,000 रुपीज बैंक में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। कल को मेरा बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, ठीक है, और तुम 4% इंटरेस्ट देने लगे सेविंग्स में, तो मैं क्या करूंगा, मैं 80,000 सेव करूंगा, और बाकी जो 1 लाख में से, तो आउट ऑफ टोटल 1 लाख चल रहा है ये, तो उससे मैं 20,000 रुपीज अब हाथ में रखने लगूंगा, और इस केस में मैं 10,000 रख रहा था। और ये जो बाकी का जो एक्स्ट्रा 10,000 में इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से हाथ में रख रहा हूँ, तो इससे मैं गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करूंगा या फिर लैंड वगैरह में इन्वेस्ट करूंगा, तो स्पेकुलेटिव डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, हाथ में मनी ज्यादा आ रहा है। तो यही हो गया कि इंटरेस्ट रेट अगर आपका कम हो रहा है तो स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ रहा है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो स्पेकुलेटिव डिमांड कम हो रहा है। मैं स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए मनी यूज ही नहीं करूंगा, मैं बैंक में ही सेव करूंगा मनी, करेक्ट। ये चीज हो गया। और जो टोटल मनी डिमांडेड होता है, टोटल मनी डिमांडेड इज इक्वल टू मनी डिमांडेड ट्रांजैक्शनल, मनी डिमांडेड स्पेकुलेटिव, ये होता है अपना फॉर्मूला। और अगर आप पूछोगे कि इस फॉर्मूले में प्रिकॉशनरी वाला क्यों नहीं आया, इसका आंसर मेरे पास इसीलिए नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में ही दिया हुआ नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये चीज बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है, एनसीईआरटी का फॉर्मूला में यही चीज दिया हुआ है, ठीक है।
इसके बाद अगर हम लोग ग्राफ बनाए अपना एज ओल्ड ग्राफ, जो अपना ओजी ग्राफ है, जो लोग शिविन सर से नहीं पढ़े हैं उनको ग्राफ का कंसेप्ट शायद ना पता हो, या फिर कुछ ऐसे टीचर से पढ़े हो कुछ लोग जहाँ पे भी ग्राफ से पढ़ाया हो, तो वेरी गुड। तो जिसको नहीं पता वो इग्नोर करे, या फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ सिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपने लिए रिकॉल कर रहा हूँ। तो अगर ये होता है आपका मनी डिमांड रेट का, ठीक है, हमने देखा था कि मनी डिमांड रेट का ऐसे होता है, पर यहाँ पे ना सप्लाई का जो कर्व बनेगा वो ऐसे नहीं बनेगा। जो हम लोग नॉर्मल देखते थे कि ऐसे डिमांड का कर्व बनता था, यहाँ ऐसे सप्लाई का बनता था। इस केस में मनी सप्लाई ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस केस में सप्लाई प्रॉफिट के नजरिया से किया जाता था, पर मनी का जब सप्लाई होता है तो प्रॉफिट के नजरिया से नहीं होता है। मनी का सप्लाई जब होता है तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होता है। आरबीआई का काम ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है, पर बाय द वे इनडायरेक्टली उसको प्रॉफिट मिल जाता है, दैट इज अनदर टॉपिक। ठीक है, उसको सिनरेज कहते हैं हम लोग, और ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है, और उस जो प्रॉफिट मिलता है उसी से आरबीआई अपने स्टाफ्स को पैसे देते हैं। इसलिए जब गवर्नमेंट बजटिंग होती है तो उसमें आरबीआई स्टाफ्स के लिए पैसे नहीं अलॉट होते हैं, और उसमें से भी पैसे बच जाते हैं, वो पैसे फिर वो गवर्नमेंट को दे देते हैं। ठीक है, तो मनी सप्लाई का कर्व होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, जो मतलब हाई पावर मनी होता है, जो मनी सप्लाई करती है आरबीआई। तो अगर मान लो मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो रेट, ये रेट होता है, ये क्वांटिटी होता है। ठीक है, मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए तो ये रेट कम हो गया ना, इंटरेस्ट रेट। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा, मनी सप्लाई मान लो बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा कम हो जाता है। खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है अगर ग्राफ से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा, तो अब मुझे आप बताओ, अगर मान लो कि लोन लेने में मुझे इतना दिन 10% देना पड़ रहा था, ठीक है, मान लो मैंने 1 लाख रुपया लिया, तो मुझे अब 10% उसका देना पड़ेगा। ठीक है, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो अगर कम हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगा, करेक्ट। और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, ये सारे अकाउंट का इंटरेस्ट रेट एक ही साथ ट्रेवल करता है। लोन का इंटरेस्ट रेट, सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट, सब एक साथ बढ़ता है, एक साथ कम होता है। तो मान लो कि सेविंग्स अकाउंट में मुझे इतना दिन 10% मिल रहा था, अब 5% मिलता है, तो अब तो मैं सेविंग सेव नहीं करूंगा ना, अब मैं सोचूंगा कि भाई 5% रख के क्या फायदा, मैं अभी खर्च कर देता हूँ, क्या पता कल क्या होगा। तो बेसिकली कंजम्पशन बढ़ जाता है, मनी सप्लाई अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और कंजम्पशन बढ़ जाता है। कंजम्पशन बढ़ना मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाना। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मतलब जीडीपी बढ़ जाना, इन्फ्लेशन बढ़ जाना, सब कुछ एक साथ चलता है। तो इसी से आरबीआई फिर कंट्रोल भी कर पाता है, जब उसको चाहिए होता है कि हम थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन लाए, थोड़ा बहुत जीडीपी ग्रोथ करना है, तब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती है। उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से होता है, जिसमें 3 गवर्नमेंट मेंबर रहते हैं और 3 आरबीआई का मेंबर रहता है। और आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, और वो साल में 6 बार मिलते हैं। ठीक है, 6 टाइम पर ईयर, और उनको लीगली 4 बार मिलना मैंडेटरी है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी रिवीजन हो गया। ठीक है, अब आता है एक दूसरा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला का नाम है मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू एम नॉट। ठीक है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना होगा, ये इस फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं। ये जो एम नॉट है, इसको हम लोग हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये जब आरबीआई खुद मार्केट में आ जाता है, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। आरबीआई खुद मार्केट में आके अपना एसेट सेल करता है। अगर आरबीआई अपने मार्केट में एसेट सेल करेगा, मान लो आरबीआई के पास गोल्ड है और आरबीआई वो गोल्ड बेच दे, तो अब मैं गोल्ड खरीद लूं, तो मेरे पास जो करेंसी था, जो पैसा था, जो मैं खर्च कर पाता, वो पैसा तो आरबीआई ले लिया ना मार्केट से। तो उससे होगा क्या, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो अगर अगर आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में आके सेल करे, आरबीआई अगर देख रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मनी सर्कुलेशन से मनी कम करना होगा, मुझे मार्केट से मनी सक करना होगा, तो आरबीआई क्या करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आके सेल करेगा। और अगर आरबीआई देख रहा है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन कम हो जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई आके क्या करेगा, आरबीआई आके एसेट खरीदेगा लोगों से। जैसे ही आरबीआई एसेट खरीदेगा तो वो पैसा देगा, पैसा बढ़ जाएगा सर्कुलेशन में। और ये जो एम होता है, ये होता है मनी मल्टीप्लायर। ये डिपेंड करता है दो चीज में, एक होता है सीडीआर पे डिपेंड करता है, एक होता है आरडीआर पे डिपेंड करता है। सीडीआर हो गया कैश डिपॉजिट रेशियो, ठीक है, आरडीआर हो गया रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। कैश डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, बिहेवियरल होता है, ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग खर्च करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। फेस्टिवल के टाइम पे ये ज्यादा, मतलब सीडीआर कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग डिपॉजिट नहीं करते हैं ज्यादा, फेस्टिवल के टाइम पे हाथ पे पैसा रखते हैं लोग। और ये आरडीआर है, ये रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है, ये आरबीआई कंट्रोल करता है। ये आपका जो आरडीआर है,
ये बेसिकली आपका हो जाता है जो SLR CRR के थ्रू आरबीआई कंट्रोल करती है, कि आरबीआई के हाथ में होना चाहिए कि कितना पैसा मार्केट में रह रहा है, ठीक है। तो जो मनी मल्टीप्लायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा CDR, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका RDR, ठीक है, रिजर्व डिपॉजिट और कैश डिपॉजिट रेशियो के इनवर्सली होगा, क्योंकि CDR अगर ज्यादा हो जाएगा तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, मनी कम हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। इतना हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ साथ हम लोग मनी का ऑलमोस्ट पूरा मनी रिवीजन कर चुके हैं इस 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में 3 मिनट तो मैंने बकवास ही किया है, तो 10 से 12 मिनट में पूरा मनी रिवाइज हो चुका है। एक लास्ट चीज इसमें आता है, थोड़ा सा जगह भी बचा है, मैं यूज कर लेता हूँ। एक होता है आपका M0, तो हमने देख ही लिया कि ये आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू करता है। और जो M है, M1 होता है मनी इन सर्कुलेशन, मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है। M2 में आ जाता है मनी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट इन सेविंग्स और मनी इन सर्कुलेशन। ये मैं हर बार भूल जाता हूँ पर मुझे ब्रॉडली आता है, बेसिकली ये हो जाता है टाइम डिपॉजिट विद बैंक। फिर इसमें M3 इज इक्वल टू आ जाता है M1 प्लस टाइम डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, और M4 में सारा चीज कवर हो जाती है। बेसिकली जैसे जैसे हम लोग M1 से M4 की तरफ आते हैं तो हमारा लिक्विडिटी कम होते रहता है, पर जो कवरेज होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। M1 को हम लोग नैरो मनी बोलते हैं, M3 को हम लोग ब्रॉड मनी बोलते हैं, और हम लोग जब मनी सर्कुलेशन का मनी मेजर करते हैं तो M3 के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। M4 में सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। दिस इज इट अबाउट मनी का एक्टिव रिकॉल, एंड आई होप कि आप लोग का स्टडीज अच्छी चल रही है। एंड ये वीक है और इसके बाद एक लास्ट वीक है, उसके बाद इकोनॉमी खत्म हो जाएगा एंड विल स्टार्ट विद पॉलिटी। मैं और एक बात बता देता हूँ कि मैं अभी पूरे दिन में सिर्फ ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ इकोनॉमी के साथ साथ मैं दो चीज और कर रहा हूँ। एक मैं मेंस का रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं GS3 का एग्रीकल्चर रिवीजन कर रहा हूँ, ताकि मेरा साथ साथ में मेंस भी होता रहे, और मैं पॉलिटी भी रिवीजन कर रहा हूँ साथ साथ में। ताकि मेरा क्या प्लानिंग है, क्योंकि मेरा दो सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है, पॉलिटी और इकोनॉमी, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते पॉलिटी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फिर से रिवीजन कर लूँ, ताकि जब पॉलिटी का फिर 21 डेज का टाइम अलॉटेड है पॉलिटी के लिए, उस टाइम पे मैं फिर कोई और सब्जेक्ट जो मेरा वीक सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री मेरा वीक सब्जेक्ट है, मैपिंग मेरा वीक सब्जेक्ट है, वो मैं उस टाइम पे कर पाऊँ। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग भी अपने स्टडीज अच्छे से कर रहे हो। तो या दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।